बच्चों हमने इक्विवेलेंट वेट्स के बारे में बता दिया, आपको इक्विवेलेंट वेट बता दिया, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बता दी है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन हमने बना लिए हैं। अब हम आपको बता रहे हैं ये जो इक्विवेलेंट वेट है, अभी हमने आपको जो बताया था वो ये बताया कि इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करने के मेथड्स क्या है, मतलब उसकी कैलकुलेशन सिखाई है। ठीक है, आपको कैलकुलेशन सिखाई है। अब हम आपको ये समझाते हैं इस इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करने के लिए मेथड कौन कौन से हैं। आप कहेंगे सर आपने अभी तो डिस्कस किया था, हमने अभी जो डिस्कस किया था ना वो कैलकुलेशन सिखाई है, अब हम आपको मेथड बता रहे हैं कि इसके मेथड्स क्या है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं मेथड्स। मेथड्स टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट वेट। अब हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं इक्विवेलेंट वेट को फाइंड करने के मेथड कौन कौन से हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करने के लिए जो फर्स्ट मेथड है दैट इज हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। हमने जो फर्स्ट ले लिया है, फर्स्ट हमारे पास है हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। देखिए हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या है ये मैं आपको समझा देता हूं। हमने क्या किया, एक रिएक्टिव मेटल लिया, हमने एक रिएक्टिव मेटल लिया। ये जो रिएक्टिव मेटल है, इस रिएक्टिव मेटल की हमने डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवा दी। तो हुआ क्या, इसमें एक तो सॉल्ट बना लिया, उसके साथ में ये हाइड्रोजन गैस को इवोल्व करता है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हमने जिंक है, जिंक को हम मिला देते हैं डाइल्यूट H2SO4 में। जिंक है, जिंक को हमने डाइल्यूट H2SO4 मिला दिया। रिएक्टिव मेटल है, डाइल्यूट H2SO4 मिला दिया, तो ये हमें देता है ZnSO4 प्लस ये हाइड्रोजन गैस को इवोल्व करता है, रिएक्शन हो गई। ठीक है, हम क्या कर रहे थे, जो डाइल्यूट H2SO4 है इसके अंदर हमने कंटेनर के अंदर डाइल्यूट H2SO4 लिया और उसके अंदर हमने जिंक को मिला दिया। जब हम जिंक को ऐड कर रहे हैं तो हमने देखा, हमने जो जिंक ऐड किया, सपोज हमने जिंक मिला दिया, इसके अंदर W1 ग्राम जिंक मिला है। ठीक है जी, ZnSO4 बना और फिर हाइड्रोजन इवोल्व हुई। तो जो हाइड्रोजन इवोल्व हुई उस हाइड्रोजन का मास हमने पता लगा लिया। सपोज इसके अंदर जो हाइड्रोजन है वो W2 ग्राम हाइड्रोजन यहाँ से इवोल्व हो रही है। मतलब हमने जिंक कितना मिला रहे, डाइल्यूट H2SO4 है, डाइल्यूट H2SO4 कंटेनर में ले रखा है ना, इसके अंदर हमने क्या मिला दिया, जिंक मिला रहे थे। तो जो जिंक है, जिंक हमने देख लिया कि हम कितने ग्राम जिंक मिला रहे, तो हमने इसके अंदर W1 ग्राम जिंक को मिला दिया। तो जो हाइड्रोजन गैस इवोल्व हुई हमने उसका मास पता लगा लिया, तो पता लगा इसमें W2 ग्राम हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो रही है। चलिए जी, तो क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं ना, ऐसे बोला जा सकता है, सिंस W2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, W2 ग्राम of hydrogen is displaced by W1 ग्राम मेटल। हम ऐसा बोला इसको देखे कि W2 ग्राम जो हाइड्रोजन है, इस W2 ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कौन कर रहा है, W2 ग्राम हाइड्रोजन को हमारा W1 ग्राम मेटल डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, therefore 1.008 gram of hydrogen is displaced by W1 upon W2 multiplied by 1.008। तो हमने क्या पता लगा लिया, हमने ये पता लगा लिया कि जो 1.008 ग्राम हाइड्रोजन है, 1.008 ग्राम जो हाइड्रोजन है, इस 1.008 ग्राम हाइड्रोजन को कितने ग्राम मेटल डिस्प्लेस करेगा, तो ये बता रहा है W1 अपॉन W2 मल्टीप्लाइड बाय 1.008 ग्राम मेटल इसको 1.008 ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। आपको पता है हमने इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन आपको क्या समझाई थी, इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन ये तो बताई थी ना कि इक्विवेलेंट वेट कोई भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट का मतलब वो मास होता है। किसी भी एलिमेंट का जो इक्विवेलेंट वेट है मतलब वो मास होता है, जो हाइड्रोजन के 1.008 ग्राम के साथ या तो कंबाइन हो या उसको वहां से डिस्प्लेस करें।
अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के 8 के साथ कंबाइन हो। इसका मतलब ये क्या है हमारे पास में W1/W2 इंटू 1.008 क्या है, ये इस एलिमेंट का वो मास आ गया जो हाइड्रोजन के 1.008 को डिस्प्लेस करेगा, और जो हाइड्रोजन के 1.008 ग्राम को डिस्प्लेस करेगा यार वो इक्विवेलेंट वेट ही तो होगा ना। यानी एक तरह से देखा जाए तो हमने इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बना लिया। यानी फॉर्मूला क्या बना, इक्विवेलेंट वेट E इक्वल टू हमने लिख दिया है W1/W2 मल्टीप्लाइड बाय 1.008, ये हमने फॉर्मूला बना दिया। ठीक है, इसको वर्ड्स में भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। हम ऐसे लिखें इक्विवेलेंट वेट और मेटल का इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू W1 किसका मास है, मेटल, इक्वल टू वेट ऑफ मेटल अपॉन W2 क्या है, हाइड्रोजन का वेट ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय 1.008, ये लीजिए किया जाएगा, इसका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ऐसा है क्वेश्चन, इसका डेरिवेशन बता दिया है। देखो अभी जो क्वेश्चन ये जो मैंने आपको डेरिवेशन बताया ना, अब आप कहते हैं ये चलो सर ये तो आपने सबको समझा दिया, अब इसी को मैं दूसरी तरह सोल्व करता हूँ। देखो उधर इसका सेकंड मेथड बताता हूँ, समझना। आपने क्या काम किया, जिंक को किसमें मिला रहे, डाइल्यूट एस्ट्रोसोफोर में मिला रहे, तो ZnSO हाइड्रोजन गैस बन रही है। आप किसको मिक्स कर रहे हैं, जिंक को मिला रहे, हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो रही है। इसका मतलब आपके पास अमाउंट किस का है, अमाउंट, इसका मतलब आपके पास आपने जिंक मिलाया तो जिंक का अमाउंट आपको पता है, हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ तो कितने ग्राम हुआ उसका अमाउंट पता है। तो ये क्या कहता है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, याद आ गया। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है कि आप जिंक मिला रहे हो, हाइड्रोजन बन रहा है, तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या बोलता है कि जितने आप जिंक के जितने ग्राम इक्विवेलेंट मिलाओगे हाइड्रोजन के भी आपके उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट बनेंगे। इसका मतलब इसी को सोल्व करने के लिए हम ऐसे लगा सकते हैं ना, इसका अल्टरनेट मेथड आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ जिंक के ग्राम इक्विवेलेंट एंड ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन के ग्राम इक्विवेलेंट, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर दो। जिंक का ग्राम इक्विवेलेंट, जिंक की बात करें, जिंक का मास कितना दे रखा है, W1 दे रखा है, W1 इसका इक्विवेलेंट वेट मैंने E1 मान लिया है। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन का ग्राम इक्विवेलेंट, इसका मास W2 अपॉन हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट 1.008 होता है। और हम कैलकुलेशन करने के लिए इसको 1 लेके क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। इसको अगर हम रीअरेंज करें तो ये हमारे पास आ जाता है E1 इक्वल टू W1 अपॉन W2 मल्टीप्लाइड बाय 1.008, ये तो आ रहा है ना, ये तो मैंने फॉर्मूला बना दिया। देखो E1 लाना था ना, तो E1 क्या होगा, W1 अपॉन W2 मल्टीप्लाइड बाय 1.008। इसका मतलब बेसिकली हमने आपको मेथड तो बोल दिया, हमने आपसे बोला कि ये इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने का मेथड है, पर एक तरह से देखा जाए तो मेथड क्या कुछ भी तो नहीं है, आपने लॉ ऑफ इक्विवेलेंस तो लगाना है ना। इसका मतलब अगर आपको मेथड भी नहीं आता ना तो भी आपका क्वेश्चन तो सोल्व हो जाता है ना। भाई आपको क्या करना था, जिंक और हाइड्रोजन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट आप इक्वल करो, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल करते आपका तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा ना। चलिए इस पर क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, 12 ग्राम of metal displaces 11.2 liter of hydrogen at STP from dilute acid solution. इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, हमको इस मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। ठीक है, देखिए अब इसका सॉल्यूशन बना लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल E इक्वल टू क्या लिखते हैं आप, ये लिखते हो ना, वेट ऑफ मेटल, फॉर्मूला अभी बताया ना, वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय 1.008, यही तो फॉर्मूला लिखा आपने। वैल्यू पुट करते हैं E, वेट ऑफ मेटल कितना है हमारे पास में 12 ग्राम है, अपॉन वेट ऑफ हाइड्रोजन का वेट लेना है। अब आपको क्वेश्चन के अंदर STP पर वॉल्यूम दे रखा है और आपको लाना क्या है, आपको तो मास लेकर आना है। तो क्या करेंगे, जो STP पे वॉल्यूम दे रखा है, इस वॉल्यूम से क्या बनाएंगे, वॉल्यूम से मोल बनाएंगे और मोल से फिर मास बनाएंगे। देखो 11.2 लीटर है, आपको पता है 22.4 लीटर का मतलब 1 मोल होता है।
अब ये 11.2 लीटर है, इसका मतलब मोल तो हमारा हाफ होगा ना, तो मोल कितना आया, मोल तो हाफ 0.5 मोल है, ये तो मोल आ गया। मेरे को मोल नहीं चाहिए और मास चाहिए। मोल से मास बनाने के लिए क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय 1.008। इसको सोल्व करें, ठीक है, 0.52 जा 10 और ये 0, इसको सोल्व करते हैं, इसका आंसर आता है 12। 1.008 जो है ना, 1.008 आप इसको कैलकुलेशन करने के लिए 1 ही ले सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, ये हमने आपको इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के मेथड हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट मेथड हमने ले लिया है हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड, सेकेंड मेथड हम ले रहे हैं ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड, ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड। सेकेंड मेथड हमने ले लिया ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड। आप समझ लेते हैं ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड क्या कहता है। ऑक्साइड फॉर्मेशन, देखिए हमने एक मेटल लिया और मेटल लेके मेटल की रिएक्शन हम करवा देते हैं ऑक्सीजन से, तो हम देखते हैं एक मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, ये मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। सपोज हमने मेटल लिया, हम मेटल ले लेते हैं W1 ग्राम, ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन करवाए और जो मेटल ऑक्साइड बना, मेटल ऑक्साइड हमको मिल गया है W2 ग्राम, हमको मेटल ऑक्साइड मिल गया। W2 ग्राम किसका मास है, मेटल ऑक्साइड का मास है। मेटल कितना है, W1 ग्राम है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन कितना होगा, ऑक्सीजन तो W2 माइनस W1 ग्राम ही तो होगा ना, ये लीजिए ये होगा, ठीक है। अब देखिए सोल्व कैसे करते हैं। इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन क्या बताई थी, इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन बताई कि जो ऑक्सीजन के 8 के साथ कंबाइन होगा वही उसका इक्विवेलेंट वेट होगा। इस क्वेश्चन को देख के क्या पता लग रहा है, इसको देख के हमको पता लग रहा है, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं ना, सिंस W2 minus W2 minus W1 gram of oxygen combined with W1 gram metal, W1 ग्राम मेटल के साथ कंबाइन होगा। इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन क्या कहती है, जो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा वही उसका इक्विवेलेंट वेट होगा। तो हम देख लेते हैं 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ में कितना कंबाइन होगा, 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है W1 अपॉन W2 माइनस W1 मल्टीप्लाइड बाय 8 और ये आ गया इसका इक्विवेलेंट वेट। तो हम इसका फॉर्मूला अगर देखें तो फॉर्मूला बना इसके लिए, फॉर्मूला इक्वल टू लिखा हमने, इक्वल टू W2 अपॉन W2 माइनस W1 मल्टीप्लाइड बाय 8, ये था W1। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्ड्स में अगर इसको लिखें तो ये बनेगा इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू W1। W1 का मतलब वेट ऑफ मेटल अपॉन W2 माइनस W1, इसको हमने लिख दिया वेट ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाय 8। ये इसके इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बन गया है, ठीक है जी। देखो अब ये तो हमने फॉर्मूला बना दिया ना, अब इसको भी फॉर्मूले को भी अप्लाई कर लेते हैं। क्वेश्चन है अ मेटल ऑक्साइड कंटेन 40% ऑफ ऑक्सीजन बाय मास, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। क्वेश्चन हमको दे रखा है हमारे पास एक मेटल ऑक्साइड है, इस मेटल ऑक्साइड के अंदर 40% ऑक्सीजन बाय मास गिवन है और हमसे इक्विवेलेंट वेट पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए सॉल्व कैसे करें। मेटल ऑक्साइड कंटेन 40% ऑफ ऑक्सीजन बाय मास, ऑक्सीजन कितना है 40 ग्राम है। इन टर्म्स ऑफ मास चले तो हम लिख सकते हैं ना, मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन, तो मास ऑफ ऑक्सीजन आपको गिवन है 40 ग्राम गिवन है, ठीक है। देखिए 40 ग्राम अगर आपके पास ऑक्सीजन है तो ऑब्वियस सी बात है जो मेटल है, मेटल आपके पास हो जाएगा 60 ग्राम। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मास ऑफ मेटल, मेटल का जो मास है वो आपके पास आ जाता है 60 ग्राम, मेटल आपके पास 60 ग्राम आ जाएगा। इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या बताया आपको मैंने, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मास ऑफ मेटल, मेटल का मास हुआ 60 अपॉन मास ऑफ मेटल अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन, हमने ले लिया 40 मल्टीप्लाइड बाय 8, ये 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। इसको सॉल्व करके देखें ये 2 टाइम्स आंसर दे देंगे इसके लिए 12, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 12, ठीक है। 8
ग्राम ऑफ मेटल 8 ग्राम ऑफ मेटल combine with oxygen to form 36 gram of metal oxide. Equivalent weight of मेटल। हमको मेटल का इक्विवेलेंट वेट बताना है। ये लीजिए, अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसको सोल्व कैसे करें। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर मेटल कितना है, तो मेटल का वेट लिखें, वेट ऑफ मेटल। ये लीजिए मेटल का वेट ऑफ मेटल कितना गिवन है आपका 8 ग्राम मेटल है। आपसे क्या बोला, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ और 36 ग्राम इसने मेटल ऑक्साइड बना दिया। इसका 36 ग्राम किसका मास है, ये मेटल ऑक्साइड का है, और मेटल उसमें कितना है 8 है, तो फिर ऑक्सीजन कितना होगा, तो यहाँ से हमने ऑक्सीजन का मास निकाल दिया। वेट ऑफ ऑक्सीजन का मास निकाले, ऑक्सीजन का मास क्या लिखा जाएगा 36 में से 8 को माइनस किया तो ये बन जाएगा हमारे पास में 28 ग्राम। इसका मतलब ऑक्सीजन हमारे पास में कितना है 28 ग्राम है। हमको इक्विवेलेंट वेट लाना है। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, वेट ऑफ मेटल 8 अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन 28 मल्टीप्लाइड बाई 8। इसको सोल्व करें तो ये बन जाएगा 64 अपॉन 28। सोल्व करके देखें, 4 से कैंसिल करें तो 4 से ये 16 4 जा 64 हो गया, ठीक है। और 4 से देखा जाए तो ये बनेगा 7 4 जा, ये लीजिए इसका आंसर आता है 16/7। आंसर है 16/7, ठीक है। एक और क्वेश्चन बनाते हैं इसके ऊपर। when a metal is burnt, when a metal is burnt, then its mass increases by 24%. Calculate equivalent weight of metal। हमको इस मेटल का इक्विवेलेंट वेट पता करना है कि इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। आप क्वेश्चन समझिए पहले तो। क्वेश्चन हमको दे रखा है, एक मेटल है, हमने क्या किया, इस मेटल को बर्न किया। बर्न करने का मतलब है आप ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन करवा रहे हो, ये तो मतलब है। इसके सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन क्या है, मेटल को बर्न किया जा रहा है, ये मेटल M है, बर्न किया, ऑक्सीजन के साथ आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं तो आपको मिलेगा क्या, तो आपको तो मेटल ऑक्साइड ही मिलेगा ना यार, ठीक है। अब आप क्या बोल रहे हैं, अब मेटल को जब बर्न कर रहे हैं तो उसका जो मास है वो 24% इंक्रीज हो गया। सपोज आपने क्या किया, आपने मेटल कितना ले लिया 100 ग्राम ले लिया, मेटल कितना लिया 100 ग्राम ले लिया, तो जो मेटल ऑक्साइड है वो कितना बन रहा है, ये मेटल ऑक्साइड आपका 124 ग्राम बोला ना, 24% इंक्रीज हो गया। मेटल आपने 100 लिया, मेटल ऑक्साइड अगर 124 बने तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन तो इसके अंदर फिर 24 ग्राम ही होगा ना। आपसे क्या बोला गया, इक्विवेलेंट वेट निकालना। इक्विवेलेंट वेट क्या लिखोगे, वेट ऑफ मेटल वो हमने 100 ले रखा है, ऑक्सीजन 24 मल्टीप्लाइड बाई 8, यही तो होगा ना इसका सॉल्यूशन। आप इसको सोल्व कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 8 से ये हो गया 3 टाइम्स 100 अपॉन 3। 100 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो ये बनता है ना 33.33, तो आंसर देंगे इसका इक्विवेलेंट वेट आता है 33.3। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, ठीक है जी। हम आपको इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के मेथड बता रहे थे। इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के मेथड हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। हमने आपको फर्स्ट मेथड बता दिया, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड, सेकंड मेथड बता दिया, ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड,
थर्ड मेथड हम आपको बताने जा रहे हैं। थर्ड मेथड क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड, क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड नेक्स्ट मेथड है क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड। ठीक है, अब तो ऐसा लग रहा है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूले वगैरह भी बना सकते हैं। क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड की बात करें तो यही, जैसे हमने एक एलिमेंट ले लिया है, आपसे बोला था इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन होती है। इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन क्या बताती है कि जो क्लोरीन के 35.5 से कंबाइन होता है वही उसका इक्विवेलेंट वेट होता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, आपने एक मेटल लिया, ठीक है जी, ये आपने एक मेटल ले लिया है, ये मेटल है, और मेटल लेके इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, इसकी रिएक्शन हम क्लोरीन से करवा रहे हैं, और क्लोरीन से करवा के हमने इससे बना दिया ये मेटल क्लोराइड बना लिया, ये लीजिए बन गया मेटल क्लोराइड। ठीक है, सपोज आपने मेटल कितना ले लिया है, आपने मेटल ले लिया है W1 ग्राम मेटल ले लिया है। W1 ग्राम आपने क्या लिया, मेटल लिया, और जो मेटल क्लोराइड है वो आपका कितना बनता है, W2 ग्राम बनता है। तो जो क्लोरीन है, क्लोरीन तो आपका W2 माइनस W1 ग्राम ही होगा ना। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, आप ऐसे बोल सकते हो ना, सिंस W2 माइनस W1 ग्राम ऑफ क्लोरीन, ये बोलेंगे ना W2 माइनस W1 ग्राम ऑफ क्लोरीन combined with W1 ग्राम मेटल, ये W1 ग्राम मेटल से कंबाइन हो रहा है, therefore 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन combined with W1 upon W2 minus W1 multiplied by 35.5 इससे कंबाइन होगा। या हम लिख सकते हैं ना कि क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड है, इसे इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने का मेथड क्या बना, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू, ये फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला लिख देता हूं, वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ क्लोरीन मल्टीप्लाइड बाय 35.5, ये लीजिए इसका फॉर्मूला बन गया। अरे बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले, आप इसे देखो ना, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड का फॉर्मूला क्या बनाया था, वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ हाइड्रोजन इनटू 1.008। ऑक्साइड फॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या बनाया, वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाय 8। तो क्लोराइड फॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ क्लोरीन मल्टीप्लाइड बाय 35.5। ये बिल्कुल सिंपल से फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है, ये हमने आपको मेथड नंबर 3 बता दिया। फोर्थ मेथड की बात करते हैं। फोर्थ मेथड इसमें हमारे पास आता है मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड। नेक्स्ट ले रहे हैं हम इसमें मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये जो मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड है, इसके नाम से पता लग रहा है मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब मेटल ने मेटल को डिस्प्लेस कर दिया। तो होता क्या है, जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है ना, मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सोल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है। इसका आप ऐसे बोल सकते हैं, मोर रिएक्टिव मेटल displaces less reactive metal from its salt solution। मतलब ये बोला है कि आपकी जो मोर रिएक्टिव मेटल है, वो मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है। इसका हमने एक एग्जांपल लिया, सपोज हम जिंक को हम मिला देते हैं, जिंक को हमने मिला दिया कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। ये लीजिए जिंक को हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में मिला दिया। जिंक की बात करें तो जिंक जो मेटल है, जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा होती है। सपोज हमने इसके अंदर W1 ग्राम जिंक मिला दिया है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, इसके अंदर जिंक मिला दिया, जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा होती है। इसका मतलब मोर रिएक्टिव मेटल को हमने लेस रिएक्टिव मेटल के उसके सॉल्यूशन के अंदर मिला दिया है। तो मोर रिएक्टिव मेटल है तो करता क्या है, ये जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को इसके सोल्ट में से इसको हटा देगा और खुद सोल्ट बना लेता है। इसका मतलब इसकी जब रिएक्शन होती है
ये बना लेता है ZnSO4 एक्वस प्लस कॉपर, इसमें कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। सपोज हमने पता लगा लिया इसके अंदर W2 ग्राम कॉपर डिस्प्लेस हुआ, तो इस रिएक्शन को देख कैसे नहीं लग रहा जिंक का W1 ग्राम मास जब इसके अंदर ऐड कर रहे हैं तो W2 ग्राम कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। तो आप तो लो ऑफ इक्विवेलेंस लगाओ ना। लो ऑफ इक्विवेलेंस क्या बोलता है कि जितने ग्राम इक्विवेलेंट आप जिंक के मिलाओगे आपको उतने ग्राम इक्विवेलेंट कॉपर के मिलेंगे ना। इसका मतलब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अप्लाई करें तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है, ये तो बोलता है ना ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ जिंक और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट को आप इक्वल कर दीजिए, या आप इसको लिख सकते हैं W1 अपॉन E1 इक्वल टू W2 अपॉन E2। होगा ना क्वेश्चन सोल्व। फिर से आप समझ लीजिए हमने क्वेश्चन लिखे तो कुल मिला के बात ये है, हम मेथड तो बोल रहे हैं पर हो क्या रहा है, हम एक तरह से देखें तो हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस तो लगा रहे हैं ना। तो अगर आपको मान लो ये मेथड भी नहीं पता होता और इस पर अगर क्वेश्चन भी आ जाता तो आपसे होता तो सही ना, क्योंकि आपको करना क्या था, आपको तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस तो लगाना है और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में आपको सिखा चुका हूँ, तो उसी की तो बात हो रही है। ठीक है, ये हमारा फोर्थ मेथड था। फिफ्थ मेथड लेते हैं। फिफ्थ मेथड हम ले रहे हैं डबल डिकम्पोजिशन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट हमने ले लिया डबल डिकम्पोजिशन मेथड। डबल डिकम्पोजिशन मेथड क्या होता है, डबल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है exchange of ion by two compound। दो कंपाउंड है, आपने मिला दिया, उसके उन्होंने क्या किया, आयन का एक्सचेंज कर लिया, वो डबल डिकम्पोजिशन मेथड। इसको अपन ऐसे समझते हैं जैसे हमने NaCO3 का एक्वा सॉल्यूशन लिया, इसके अंदर मिला देते हैं NaCl का एक्वा सॉल्यूशन। ये दो कंपाउंड है, इनको मिला, आयन का एक्सचेंज किया और आयन का एक्सचेंज करके और इन्होंने बना लिया है AgCl सॉलिड प्लस NaNO3 एक्वस। ये है डबल डिकम्पोजिशन मेथड। ठीक है, अब सपोज आपको आपसे बोला गया कि हमने ये W1 ग्राम लिया था, AgCl जो मिला आपको W2 ग्राम मिला, ये W2 ग्राम मिला। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल करेंगे, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ठीक है, इसको अब ऐसे तो लिख सकते थे ना, W1 अपॉन E1 इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, W2 अपॉन E2 आ जाएगा। या आप ऐसे लिखे W1 अपॉन E1 किसका इक्विवेलेंट वेट होगा भाई, तो यहाँ पर अगर E1 की बात करें तो E1 किसका इक्विवेलेंट वेट लिखोगे, तो E1 का मतलब AgNO3 का इक्विवेलेंट वेट। AgNO3 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, इस Ag का वेट प्लस नाइट्रेट का वेट। नाइट्रेट का Ag का वेट तो निकालना ही क्वेश्चन के अंदर, नाइट्रेट का वेट आप लिख ही सकते हैं। उसी टाइप से AgCl है तो AgCl का इक्विवेलेंट वेट क्या लिखोगे, Ag का वेट प्लस क्लोराइड का वेट 35.5 लिखने से आंसर आ जाता है। कुल मिला के ये है कि हम कर क्या रहे, हम यहाँ पर एक तरह से लॉ ऑफ इक्विवेलेंस तो लगा रहे, तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट आप इक्वल कर दो, आपका आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये हमारा मेथड था, ये हमने आपको मेथड बता दिया, डबल डिकम्पोजिशन मेथड। ठीक है जी, ये डबल डिकम्पोजिशन मेथड हो गया। ठीक, ये हमने आपसे जो मेथड डिस्कस करे ना, ये कौन से मेथड है, ये आपको जितने भी मेथड बताए ये कौन से मेथड है, ये सब मेथड थे इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के मेथड। अब हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं मेथड्स टू डिटरमाइन एटॉमिक मास। नेक्स्ट हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं मेथड्स टू डिटरमाइन एटॉमिक मास। नेक्स्ट हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि जो एटॉमिक मास है उस एटॉमिक मास को नेक्स्ट हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि जो एटॉमिक मास है इस एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के मेथड्स क्या क्या है। ठीक है, एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के मेथड्स बता रहे हैं। इसमें जो फर्स्ट मेथड आता है, फर्स्ट मेथड हमने लिखा एटॉमिक मास इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी। फर्स्ट हमारा मेथड क्या है,
हमारा फर्स्ट मेथड है, आपको एटॉमिक मास लाना है। एटॉमिक मास लाने के लिए आप क्या काम करें, उसका जो इक्विवेलेंट वेट है उस इक्विवेलेंट वेट को वैलेंसी से मल्टीप्लाई करें, उसका एटॉमिक मास आ जाता है। और इससे जो एटॉमिक मास आता है ये हम बोलते हैं ये एटॉमिक मास की हमको एग्जैक्ट वैल्यू देता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू देता है हमको। ये तो हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। तो जब भी आपसे बोला जाए ना कि एटॉमिक मास की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, तो जब भी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी हो तो आप क्या काम करें, आप उसका जो इक्विवेलेंट वेट है उस इक्विवेलेंट वेट को उसकी वैलेंसी से मल्टीप्लाई कर दें, इक्विवेलेंट वेट को वैलेंसी से मल्टीप्लाई कर दें, उसका एटॉमिक मास आ जाएगा एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है। सेकंड मेथड आता है डुलोंग एंड पेटिट फॉर्मूला। नेक्स्ट आता है डुलोंग एंड पेटिट फॉर्मूला। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है दिस इज ओनली फॉर सॉलिड एलिमेंट। पहली बात तो ये जो फॉर्मूला है ये सॉलिड एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल होता है। डुलोंग और पेटिट का फॉर्मूला क्या कहता है, डुलोंग और पेटिट ने क्या काम किया, इन्होंने बहुत सारे एलिमेंट को लेके और जब सर्वे किया, जब इन्होंने उनके ऊपर रिसर्च करी, तो ये इनको देखने को क्या मिला कि जो एलिमेंट होता है ना उस एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट होता है, वो जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है, अगर उस एलिमेंट के एटॉमिक वेट को हम उसके स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब इन्होंने जो सर्वे किया ना उस सर्वे से क्या पता लगा कि जो एलिमेंट होता है उस एलिमेंट के एटॉमिक वेट को, उस एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है, अगर उस एलिमेंट के एटॉमिक वेट को हम उस एलिमेंट की स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई कर दें, और स्पेसिफिक हीट लेना है इसके अंदर कैलोरी पर ग्राम के अंदर। क्या कह रहा है ये, वो जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है, अगर उस एलिमेंट के एटॉमिक वेट को हम उस एलिमेंट की स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई कर दे जो कि कैलोरी पर ग्राम में, तो इन दोनों का जो मल्टीपल है, इन दोनों का जो मल्टीपल है ये आता है अप्रोक्स 6.4। कितना है, अप्रोक्स 6.4। तो यही से हम ये देख सकते हैं, हमको एटॉमिक वेट लाना है, यही से हम पता लगा सकते हैं हमको लाना क्या है, एटॉमिक वेट लाना है। तो एटॉमिक वेट इक्वल टू क्या आएगा, 6.4 अपॉन 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट, और स्पेसिफिक हीट हमको लेना है कैलोरी पर ग्राम के अंदर। देखो क्या बोला कि इन दोनों का जो मल्टीपल है, इन दोनों का मल्टीपल अप्रोक्स 6.4 देता है। इसका मतलब ये हुआ हम इससे जो एटॉमिक वेट निकालते हैं, इससे जो एटॉमिक वेट निकालते हैं वो हमको एटॉमिक वेट की अप्रोक्स वैल्यू देता है। तो यहाँ से आ जाएगा अप्रोक्स एटॉमिक वेट, ये अप्रोक्स एटॉमिक वेट हो जाएगा। इससे हमको जो एटॉमिक वेट मिलेगा वो कौन सा एटॉमिक वेट मिलेगा, ये हमको मिलता। ठीक है, अब ये जो डुलोंग और पेटिट फॉर्मूला है ना, हमने बोला सॉलिड एलिमेंट के लिए, पर सॉलिड एलिमेंट में भी ये कुछ एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, एक्सेप्ट बेरिलियम, बोरोन, कार्बन एंड सिलिकॉन। ये इन एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो फर्स्ट मैंने जो फॉर्मूला बताया, फर्स्ट जो मेथड बताया वो तो क्या था, एटॉमिक वेट का हमको एग्जैक्ट वैल्यू देता था। सेकंड जो बता रहे वो एटॉमिक वेट की हमको अप्रोक्स वैल्यू दे रहा है। ठीक है, अपने काम करते हैं, इस पर एक क्वेश्चन भी बना लेते हैं। एक क्वेश्चन लिखता हूं, देखो मैं इसके ऊपर। क्वेश्चन ये है, स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल इज 1 जूल पर ग्राम। ठीक है, एंड इट्स equivalent weight and its equivalent weight is 9. Calculate its exact atomic mass। हमसे बोला जा रहा है कि हम इसका एग्जैक्ट एटॉमिक मास निकालें, इसका एग्जैक्ट एटॉमिक मास क्या होगा। अब हमको इसका एग्जैक्ट एटॉमिक मास लाना है, तो अब हम आपको इसका सॉल्यूशन बताते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसने हमको स्पेसिफिक हीट दिया, ये स्पेसिफिक हीट दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, स्पेसिफिक हीट दे रखा है, और स्पेसिफिक हीट कितना है वो दे रखा है हमको 1 जूल पर ग्राम दे रखा है। ठीक है,
मैंने आपसे बोला था इस फॉर्मूले में जब स्पेसिफिक हीट रखेंगे तो वो किस में रखना है, कैलोरी पर ग्राम के अंदर, यानी जूल को किस में चेंज करना होगा, कैलोरी में। आप ये समझते होंगे 1 जो कैलोरी है 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.184 जूल। 4.184 जूल, या हम ऐसे लिख सकते हैं 1 जूल इक्वल टू होता है 1/4.184 कैलोरी। तो हमको जो स्पेसिफिक हीट दे रखा है ना क्वेश्चन के अंदर, हमको जो स्पेसिफिक हीट दे रखा है ये किस में दे रखा है 1 जूल में दे रखा है, इसको किस में चेंज करना है, कैलोरी में। तो कैलोरी में चेंज करेंगे तो बनेगा 1/4.184, ये इतने कैलोरी पर ग्राम में हमारे पास हीट आ गई है। चलिए जी, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले एटॉमिक मास निकाल लेते हैं। ये लो जी, हम एटॉमिक मास निकालते हैं, इसका हम एटॉमिक वेट निकाल रहे हैं और ये निकालते हैं इसकी अप्रोक्स वैल्यू। अप्रोक्स एटॉमिक वेट का फॉर्मूला क्या बता रखा है 6.4 डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक हीट, ये करते हैं ना, ठीक है। 6.4 की जगह हमने 6.4 रखा, इसको डिवाइड किया हमने 1/4.184, 6.4 अपॉन 6. ठीक है, इसको सोल्व करते हैं तो हमको दे देता है 26.88, ये हमको देगा 26.88। ये जो 26.88 आया, ये क्या है हमारा एटॉमिक वेट का अप्रोक्स वैल्यू। ये हमने क्या निकाल लिया, इसका अप्रोक्स वैल्यू निकाल लिया ना, ठीक है। अब ये अप्रोक्स वैल्यू है ना, अब हम इससे क्या करते हैं, ये हमने जो इक्विवेलेंट वेट निकाला, ये इक्विवेलेंट वेट की कौन सी वैल्यू, सॉरी हमने जो एटॉमिक वेट निकाला 26.88, ये इसका अप्रोक्स वैल्यू है, ठीक है। अब हम इससे क्या करते हैं, इसकी वैलेंसी निकाल लेते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं ना, वैलेंसी वैलेंसी अगर निकालना तो वैलेंसी क्या लिख सकते हैं, वैलेंसी लिख सकते हैं ना एटॉमिक वेट या अप्रोक्स ले लीजिए। एटॉमिक वेट आपने अप्रोक्स लिया और इसको किससे डिवाइड करें, उसके इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करें तो वैलेंसी आएगा नहीं आएगा। चलो जी वैलेंसी की बात करते हैं। वैलेंसी एटॉमिक वेट कितना आ गया 26.88 आ रहा है। आप इसको किससे डिवाइड करेंगे, इक्विवेलेंट वेट, क्वेश्चन के अंदर इक्विवेलेंट वेट हमको कितना दिया 9 से डिवाइड करें तो ये आएगा कितना अप्रोक्स 3 के आसपास आएगा ना। वैलेंसी जो है ना, वैलेंसी हमेशा होल नंबर होती है, वैलेंसी कभी भी डेसिमल में नहीं होती, वैलेंसी हमेशा होल नंबर है। तो वैलेंसी या तो 3 होगा या 4 होगा या 2 होगा। इसको सोल्व करें मतलब ये वैलेंसी कितना देगा, ये हमको 3 वैलेंसी कितनी आ गई हमारे पास में 3 वैलेंसी आ गई। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है एटॉमिक वेट पूछा जा रहा है, एटॉमिक वेट, और वो भी कौन सी वैल्यू पूछ रहा है, एटॉमिक वेट की कौन सी वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू आपसे पूछ रहा है ना। एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, मैंने आपसे क्या बोला था एटॉमिक वेट की एग्जैक्ट वैल्यू जब भी निकालनी है क्या काम करें, उसका जो इक्विवेलेंट वेट है उस इक्विवेलेंट वेट को आप वैलेंसी से मल्टीप्लाई करें। इक्विवेलेंट वेट क्वेश्चन में कितना दे रखा 9, वैलेंसी हमने 3 पता लगा ली, आंसर क्या देंगे 27। ये लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 27। इस टाइप से ये जो डुलोंग एंड पेटिट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पर इस टाइप के क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है, ठीक है। हम आपको इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के मेथड बता रहे थे, फर्स्ट मेथड बता दिया हमने आपको, सेकंड मेथड बता दिया,
मेथड नंबर 3, थर्ड मेथड बताते हैं। थर्ड मेथड हम ले रहे हैं लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, नेक्स्ट मेथड हमने ले लिया लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। अब हमें सबसे पहले तो ये आना चाहिए कि लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म का मतलब आइसोमॉर्फस कंपाउंड होते क्या है। ठीक है, तो पहले ये समझा देते हैं आइसोमॉर्फस कंपाउंड क्या है। हम लिखने हैं आपके लिए आइसोमॉर्फस कंपाउंड आर those are isomorphous compound are the compound isomorphous compound are the compound having are the compound having similar molecular formula and identical crystal structure. Identical crystal structure ये देखिए, मतलब आइसोमॉर्फस कंपाउंड किसे बोल रहे हैं। आइसोमॉर्फस कंपाउंड हम बोल रहे हैं कि भाई दो ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले एक जैसे नजर आते हैं पर उनका जो स्ट्रक्चर है वो एग्जैक्टली सेम होता है, ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं हम आइसोमॉर्फस कंपाउंड। एग्जांपल लेके आपको बता देते हैं आइसोमॉर्फस कंपाउंड के एग्जांपल क्या होंगे, इसके एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। देखो, जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, मैंने ले लिया ZnSO4.7H2O, एक तो मैंने ये कंपाउंड ले लिया। दूसरा कंपाउंड मैंने लिखा CuSO4.7H2O, सेकंड कंपाउंड ये ले लिया, और थर्ड कंपाउंड मैं लिख देता हूँ MgSO4.7H2O। आप देख सकते हैं कि जो तीनों कंपाउंड है इनके फॉर्मूले एक जैसे नजर आ रहे हैं और इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक जैसा है, तो हम बोल देंगे ये तीनों कंपाउंड एक दूसरे के साथ में आइसोमॉर्फिज्म बता रहे हैं, या से बोल सकते हैं दीज आर दी आइसोमॉर्फस कंपाउंड। ठीक है, एक एग्जांपल ये बताया, एक और एग्जांपल दे देता हूँ। दूसरा एग्जांपल लिखा जैसे मैं लिख देता हूँ KClO4 और एक हमने लिख दिया है KMnO4। ये तो दोनों कंपाउंड है, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले एक जैसे नजर आ रहे हैं और इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी सेम है, तो हम बोल देंगे ये दोनों भी आइसोमॉर्फस कंपाउंड होते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर आप देखना चाहें, एक और एग्जांपल लिख देता हूं मैं। एक हमने ले लिया है H2SO4 और एक मैं लिख देता हूं K2CrO4। दोनों के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एक जैसे हैं और इन दोनों के स्ट्रक्चर एक जैसे हैं और फॉर्मूले सिमिलर है, हम बोल देंगे ये कंपाउंड होते हैं आइसोमॉर्फस कंपाउंड। तो आइसोमॉर्फस कंपाउंड किससे बोलते हैं, ऐसे दो कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले एक जैसे दिखाई दे और स्ट्रक्चर सिमिलर हो, दैट इज द आइसोमॉर्फस कंपाउंड। ठीक है, अभी जो आइसोमॉर्फस कंपाउंड होते हैं इनकी खास बात क्या होती है, इनकी खास बात देखना। जैसे KClO4 है और एक KMnO4 है, तो KClO4 में ये जो आइसोमॉर्फस कंपाउंड है इनकी खास बात बता रहे हैं। आइसोमॉर्फस कंपाउंड में होगा क्या, जैसे KClO4 है ना, इस KClO4 के अंदर जो वैलेंसी ये क्लोरीन बताएगा ना, वही इस KMnO4 के अंदर वैलेंसी मेरा मैग्नीशियम बताएगा। इसी टाइप से जैसे ये एग्जांपल हमने ले लिया H2SO4 है, इस H2SO4 के अंदर जो वैलेंसी सल्फर की होगी वही वैलेंसी K2CrO4 के अंदर इस क्रोमियम की होगी। इसका मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो आइसोमॉर्फस कंपाउंड होते हैं ना, उन आइसोमॉर्फस कंपाउंड के अंदर एलिमेंट की वैलेंसी सेम होती है, या ऐसे बोल सकते हैं this method is based on fact that element in isomorphous compound
element in isomorphous compound have same valency। ठीक है, तो इसका जो की कंसेप्ट है वो की कंसेप्ट क्या कहता है, इसका की कंसेप्ट ये बोलता है कि जो आइसोमॉर्फस कंपाउंड होते हैं उन आइसोमॉर्फस कंपाउंड के अंदर एलिमेंट की वैलेंसी सेम होती है, एलिमेंट की वैलेंसी आपकी सेम होगी। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन बना देता हूं मैं। क्वेश्चन लिख रहे हैं सल्फेट ऑफ metal M, sulfate of metal M is isomorphous with MgSO4.7H2O and it contains 20% of metal, and it contains 20% of metal by mass. Calculate atomic mass of element। हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इस एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक मेटल एम है, उस मेटल का एम मेटल है, उसने सल्फेट बनाया और वो जो सल्फेट है वो MgSO4.7H2 के साथ आइसोमॉर्फिज्म बता रहा है। तो अपन इसको समझे ना, इसका मतलब एक कंपाउंड है, मेटल M है, उसने सल्फेट बनाया, पहले तो हमने ये लिखा MgSO4.7H2 के साथ वो आइसोमॉर्फिज्म बता रहा है। मतलब वो जो भी मेटल है उस मेटल का जो भी सल्फेट है, वो मेटल है, उस मेटल ने एक सल्फेट बनाया और वो जो सल्फेट बना वो इसके साथ आइसोमॉर्फिज्म बता रहा है। इसका मतलब वो जो मेटल है उसका जो सल्फेट होगा उसका फॉर्मूला इसकी जैसे होगा। तो अपन एक काम करें, उस मेटल सल्फेट का जो फॉर्मूला होगा इसके जैसे होगा, तो जब इसके जैसे होगा तो हम ऐसे सपोज कर सकते हैं ना, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये Mg का है, वो मेटल M का है, तो ऐसे नहीं लग रहा कि वो जो मेटल सल्फेट है उसका फॉर्मूला ऐसा हो जाना चाहिए, MsO4.7H2 इसका फॉर्मूला ऐसा हो जाना चाहिए। अरे यार, तभी तो बोलेंगे ना ये दोनों आइसोमॉर्फिज्म बता रहे हैं। तो बोला ना कि एक मेटल है, उस मेटल का एक सल्फेट है और वो जो सल्फेट है वो MgSO4.7H2 के साथ में आइसोमॉर्फिज्म बता रहा है। तो इसका मतलब उस मेटल का फॉर्मूला तो कुछ इस टाइप का होना चाहिए। तुमने उसका फॉर्मूला बना लिया। चलिए जी, अब हम एक काम करते हैं, ये जो मेटल है, ये जो मेटल सल्फेट का फॉर्मूला है, हम इसका मोलर मास निकालें। अब इसका मोलर मास निकालें। मोलर मास मेटल M है, इस मेटल M का एटॉमिक मास मैंने A ले लिया है, ये A मान लिया है, प्लस सल्फर सल्फर को क्या लिखेंगे हम, सल्फर हो जाएगा 32, ऑक्सीजन 16 4 जा 64 प्लस वाटर के 18 और 7 मोलिक्यूलर 7 into 18, और इसको हम सोल्व करते हैं तो इसका जो मोलिकुलर मास आता है ये बनता है A plus 222। ये हमने इसका मोलिकुलर मास निकाल लिया। ठीक है, देखो क्वेश्चन के अंदर हमको दे के रखा है, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है इट कंटेन 20% ऑफ मेटल बाय मास। ये बोला है कि जो ये जो कंपाउंड है ना इसके अंदर मेटल कितना है, 20% है, 20% मेटल है। आपको पता है मैंने आपको परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला बताया था, याद करिए। परसेंटेज कंपोजिशन क्या लिखवाया था हमने, वेट ऑफ एलिमेंट। वेट ऑफ एलिमेंट क्या बताया था, ये तो बताया था ना, एटॉमिक वेट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम। उसमें कितने नंबर ऑफ एटम है उसको किससे डिवाइड करते थे हम, उसको डिवाइड करते थे हम मोलर मास से। मोलर मास से डिवाइड किया और मल्टीप्लाइड बाय 100, ये लिखा करते थे, याद करो। ठीक है, परसेंट ऑफ एलिमेंट, इसने क्या बोला, अब परसेंट ऑफ एलिमेंट की बात करें तो क्वेश्चन के अंदर क्या दरगा है, 20% मेटल है तो 20% इसने बोल दिया, तो इसकी जगह हमने लिखा 20, ये 20 आ गया। एटॉमिक वेट वो तो कैलकुलेट करना है, वो हमने A मान लिया है, A मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम। आप देख सकते हैं इसमें नंबर ऑफ एटम कितना है 1, तो इसकी जगह 1 रखा, डिवाइडेड बाय मोलर मास की जगह हम रख देंगे A plus 222 मल्टीप्लाइड बाय 100। ऐसे सोल्व करें।
चलिए इसको सॉल्व करें। ये 20 से कितना टाइम्स कैंसिल हो गया हमारा, 5 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, a प्लस 222 इक्वल टू 5a। ए को उधर शिफ्ट कर दिया तो ये बनेगा 4a। तो a इक्वल टू लिखा जाता है a इक्वल टू 222 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, इसको सोल्व करें तो ये बनेगा 1111 बाई 2 किया तो 111, यानी इसका आंसर दे देता है हमको 55.5। ठीक है, 55.5 ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। An element और एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट गिवन है 13.16। An element form acidic compound. An element form acidic compound which reacts with KOH to form a compound which is isomorphous to K2SO4. Complete atomic mass of एलिमेंट। हमको इस एलिमेंट का एटॉमिक मास बताना है कि एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा क्या। ठीक है, चलिए जी देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक एलिमेंट है। ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत सिंपल है पर ये बच्चे से बनता नहीं है, आप अच्छे समझ लेना। एन एलिमेंट फॉर्म एसिडिक कंपाउंड, एक एलिमेंट है उसने एसिडिक कंपाउंड बनाया जी। एलिमेंट है उसने एसिडिक कंपाउंड बनाया और जो एसिडिक कंपाउंड बनाया उस एसिडिक कंपाउंड, आप ऐसे समझे कि एलिमेंट है, अब हमें पता नहीं है एलिमेंट क्या है तो हमने बोल दिया कि भाई हमारा एलिमेंट M है। एलिमेंट क्या M है। वो जो एलिमेंट M है ना, सुनो भाई, वो जो एलिमेंट M है उस एलिमेंट ने एसिडिक कंपाउंड बना लिया, मतलब हमने समझा उस एलिमेंट ने एसिडिक कंपाउंड बनाया, मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन एटम आ गया होगा। फिर हमसे क्या बोला कि उसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, KOH के साथ करवा रहे हैं, इसका मतलब उस कंपाउंड के अंदर पोटेशियम भी आ जाएगा। और फिर बोला जो कंपाउंड बना वो K2SO4 के साथ आइसोमॉर्फिज्म बता रहा है, मतलब कंपाउंड किसके साथ आइसोमॉर्फिज्म बता रहा है, K2SO4 के साथ बता रहा है, मतलब इसके जैसा कंपाउंड होगा, इसका जैसा कंपाउंड होगा, इसके जैसा कंपाउंड होगा। पर कंपाउंड क्या होगा, तो हमने क्या देखा उस कंपाउंड में क्या क्या आएगा। नंबर 1 तो हमने बोला उस कंपाउंड के अंदर पोटेशियम होगी, जब पोटेशियम होगी तो पोटेशियम इसकी जैसे ही होगी, इसका मतलब वो जो कंपाउंड है वो एक तरह से ऐसे लिखे K2 आ जाएगा। ये जो कंपाउंड है सल्फर का बना हुआ है, वो जो कंपाउंड है वो किसका है, वो अननोन एलिमेंट है। एलिमेंट है ना, सपोज एलिमेंट को हमने X ले लिया तो हमने X मान दिया और ऑक्सीजन तो है तो उसको ऐसे लिख देना XO4। इसका मतलब वो जो कंपाउंड है वो कंपाउंड हमारा बनेगा K2XO4 बनेगा, नहीं बनेगा। समझ सकते हैं आपने बोला एलिमेंट, तो एलिमेंट हमने X मान लिया है, उसने एसिडिक कंपाउंड बनाया तो X ने एसिडिक कंपाउंड बनाने का X के अंदर ऑक्सीजन भी आ गई है, फिर पोटेशियम के साथ रिएक्शन करवा रहे हो उसके अंदर K भी आ गया, मतलब उस कंपाउंड के अंदर K भी है, ऑक्सीजन भी है और एलिमेंट X भी है,
तो यार और फिर क्या बोला, K2SO4 के साथ में आइसोमोर्फिज्म बता रहा है, तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, तो कंपाउंड का फॉर्मूला K2XO4 होगा, नहीं होगा? क्लियर है। हमने अभी भी आपको एक कंसेप्ट बताया था कि जो आइसोमोर्फिस कंपाउंड होते हैं ना, आइसोमोर्फस कंपाउंड के ना एलिमेंट की वैलेंसी सेम होती है, तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं ना K2SO4 के अंदर, हम ऐसे बोले K2SO4 के अंदर जो सल्फर की वैलेंसी होगी वही इस K2XO4 के अंदर X की वैलेंसी होगी। इससे मेरे को पता लगा इन दोनों का वैलेंसी क्या होगा, वैलेंसी दोनों में सेम होगा, ये वैलेंसी सेम होता है। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी का मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, एक एलिमेंट जितने बॉन्ड बनाता है वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। ये कितने बॉन्ड बना रहा है, 6, इसका मतलब इसमें सल्फर की वैलेंसी 6 है, तो हम बोल देंगे इस K2X4 के अंदर भी इस X की वैलेंसी तो 6 आएगी ना, इसकी वैलेंसी 6 आ गई है। चलो जब हमने वैलेंसी का पता लगा लिया, हमको लाना क्या है, हमको एटॉमिक वेट लेकर आना है। ये देखो हमको तो एटॉमिक मास लाना है, एटॉमिक वेट लेकर आना है, एटॉमिक वेट लेकर आना है। एटॉमिक वेट कैलकुलेट करने के लिए क्या बता रखा आपको मैंने आपको बोल रखा है इक्विवेलेंट वेट। इस इक्विवेलेंट वेट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वैलेंसी से। इक्विवेलेंट वेट तो क्वेश्चन में दे रखा है, इक्विवेलेंट वेट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 13.16, ये हमको दे रखा 13.16 और वैलेंसी कितना दे रखा है, क्वेश्चन अभी हमने देखा ना वैलेंसी कितना है इसका वैलेंसी आ रहा है 6, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें, इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका एटॉमिक वेट। ये इस क्वेश्चन का ठीक है जी। ये हमने आपको एटॉमिक वेट कैलकुलेट करने की हम आपसे मेथड डिस्कस कर रहे थे, उसके अंदर ये हमने मेथड ले लिया लॉ ऑफ आइसोमोर्फिज्म। ठीक, चलिए फोर्थ मेथड, मेथड नंबर 4। फोर्थ मेथड बताते हैं एटॉमिक मास फ्रॉम वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड। इस पर भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ये इंपॉर्टेंट मेथड है। अब हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, एटॉमिक मास निकाल रहे हैं, और वो भी किससे निकाल रहे हैं, उसका जो क्लोराइड है उस क्लोराइड की वेपर डेंसिटी से। आपको एक मेटल क्लोराइड दे रखा होगा, उसका वेपर डेंसिटी गिवन होगा, उस वेपर डेंसिटी की हेल्प से आपको उसका एटॉमिक मास लाना है। ठीक है, इस मेथड से एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए हमको दो डाटा की जरूरत होती है। रिक्वायर्ड डाटा हमको क्या क्या चाहिए, मतलब ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये डाटा हमको दे रखा होगा। क्वेश्चन में बोला जरा एटॉमिक मास किससे निकाले, वेपर डेंसिटी से। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, एक तो हमको वेपर डेंसिटी चाहिए। तो फर्स्ट हमको चाहिए वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड, वो आपका जो भी क्लोराइड है ना उस क्लोराइड का वेपर डेंसिटी की हमको जरूरत पड़ेगी, नंबर 1। और सेकंड हमको चाहिए इक्विवेलेंट वेट, सेकंड हमको चाहिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, उस मेटल का इक्विवेलेंट वेट हमको, ये मतलब ये दोनों चीजें क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। ठीक है जी, मतलब क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, क्वेश्चन के अंदर एक तो आपको वो जो भी क्लोराइड है उसका वेपर डेंसिटी दे रखा होगा, और सेकंड आपको वो जो मेटल है जिसका भी वो एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं उसका इक्विवेलेंट वेट दे रखा होगा, और इन दोनों की हेल्प से हमको ये लेकर आना होता है। ठीक है, हमने मान लिया। अब कैसे सॉल्व करते हैं उसका सॉल्यूशन बताते हैं। लेट वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, हमने बोल दिया वो जो हमारा एलिमेंट है, एलिमेंट को m बोल देते हैं। वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज x, हमने बोल दिया वो जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट का वैलेंसी कितना है, x है। तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड हम बात करें, वो जो क्लोराइड बनेगा उस क्लोराइड का फॉर्मूला क्या, क्लोराइड का फॉर्मूला नहीं ये बनेगा क्या, MClX, ये फॉर्मूला बनेगा। उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, MClX बनेगा। तो हम इस ये जो क्लोराइड बना इसका मोलर मास निकाल लेते हैं। मोलर मास ऑफ क्लोराइड, इस क्लोराइड के मोलर मास की बात करें, क्लोराइड का मोलर मास, क्लोराइड तो क्या M, आपने क्लोराइड क्या लिखा, क्लोराइड आपने ये लिखा नहीं यार MClX। अब इसका मोलर मास क्या होगा M मतलब ये एलिमेंट है तो ये क्या लेना, एटॉमिक मास लेना। एटॉमिक मास की जगह लिख सकते हैं क्या, इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। तो इक्विवेलेंट वेट तो क्या था इसका E, वैलेंसी हमने क्या मान लिया X, तो E इंटू एक्स, ये क्या आ गया, इसका एटॉमिक मास आ गया। Cl क्लोरीन क्या लिखेंगे 35.5, 35.5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप X से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मोलिकुलर मास आया नहीं है।
ये तो आएगा मोलिकुलर मास। और आप ये भी जानते हैं कि जो मोलिकुलर मास होता है, मोलिकुलर मास तो ये भी तो होता है ना 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है ना। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, E इंटू एक्स प्लस 35.5 इंटू एक्स इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लें, x कितना आ जाएगा हमारे पास में 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन E प्लस 35.5। यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने इसका वैलेंसी निकाल लिया और हमको लाना क्या है, हमको एटॉमिक मास लेकर आना है, ये एटॉमिक मास लाना है, हमको एटॉमिक मास लाना है। तो एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वैलेंसी से। इक्विवेलेंट वेट क्वेश्चन में देगा, वैलेंसी हमने फाइंड कर लिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी, ये हमने पूरा सोल्व करके बता दिया। कुल मिला के बात ये थी, अब इसको समझते हैं। कुल मिला के हमने क्या किया, हमने एटॉमिक मास निकालना था, इक्विवेलेंट वेट दे रखा था। तो इसमें देखा जाए तो पूरे क्वेश्चन के अंदर हम कर क्या रहे हैं, हम यार इसमें वैलेंसी तो निकाल रहे हैं ना। तो आप वैलेंसी तो निकाल रहे हो। अब आप कहेंगे सर ये तो फॉर्मूला टाइप आपने कुछ बता दिया, तो आप एक काम करो ना, फॉर्मूला सब छोड़ो, आप इसको ऐसा सोचे, मैं डायरेक्ट सोल्व करना बता रहा हूँ। आपने क्या निकाला, आपने वैलेंसी निकाला ना, तो मैं तो आपको वैलेंसी की बात कर लेता हूँ कि आप तो वैलेंसी निकाल लोगे। सबसे पहले वैलेंसी कैसे निकालोगे, आपको क्या दे रखा है, आपको तो मोलर मास दे रखा है। तो मैंने आपसे क्या बोला, वैलेंसी आपको निकालनी है ना, तो वैलेंसी निकालने के लिए ये जो इसका मोलिकुलर मास है ना, मोलिकुलर मास, इस मोलिकुलर मास को क्या करें, आप इसके इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दो यार। मोलिकुलर मास भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, मोलिकुलर मास नहीं दे तो आप ये लिख दो ना 2 इंटू वेपर डेंसिटी। बात तो एक ही है ना। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ये तो ऊपर लिखा, अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट किसका लेंगे, तो आप मोलर मास किसका ले रहे हो, मेटल क्लोराइड का ले रहे हो। अरे यार मोलिकुलर मास मेटल क्लोराइड का ले रहे हो ना, तो इक्विवेलेंट वेट भी मेटल क्लोराइड का लेंगे। मेटल क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट क्या लिखोगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, वो हमने ई मान लिया, और क्लोराइड तो 35.5 होता है ना, तो ये आ गया ना वैलेंसी। तो आपको इधर उधर पढ़ने के चक्कर में जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वैलेंसी निकाल सकते हैं। क्या क्या वैलेंसी आंसर निकाल लेंगे। आया समझ में क्वेश्चन। ठीक है, इस पर ये मैंने आपको एक तरह से पूरा मेथड ही बता दिया। अब इसमें क्वेश्चन बना लेते हैं। चलो क्वेश्चन बना है इसके ऊपर, वेपर डेंसिटी ऑफ मेटल क्लोराइड, वेपर डेंसिटी ऑफ मेटल क्लोराइड was found to be, vapor density of metal chloride was found to be 85 and its n equivalent weight n equivalent weight of metal, equivalent weight of metal is 7. Calculate atomic mass of metal। हमसे बोला जा रहा है ये जो भी मेटल है, आप इस मेटल का एटॉमिक मास बता दो, इस मेटल का एटॉमिक मास कितना होगा। ठीक है जी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन देना है मेरे को। ये क्वेश्चन वे तो हो गया कि मेटल क्लोराइड है, इसका वेपर डेंसिटी दे रखा है, इक्विवेलेंट वेट दे रखा है। मैंने आपको क्या समझाया था अभी, आप सबसे पहले वैलेंसी निकाल लीजिए। वैलेंसी कैसे निकालेंगे, वैलेंसी का फॉर्मूला अगर है आपको याद है तो ये लिख दो, 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन क्या लिखा था मैंने, E प्लस 35.5 आया था, ये फॉर्मूला लिखा था। 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितना गिवन है, 85 गिवन है, अपॉन E इक्विवेलेंट वेट 7 प्लस 35.5 आ जाएगा। इसको सोल्व करें तो ये बन जाता है 2 इंटू 85 डिवाइडेड बाई 35.5, ये बनेगा 57, ये बन गया आपका 42.5। यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप इसका वैलेंसी निकाल लेंगे। यहाँ से आपने क्या किया, इसको वैलेंसी निकाला, और जो भी वैलेंसी आ रहा है इसका वैलेंसी कैलकुलेट करें, ये देता है हमको 170 को डिवाइड करेंगे आप
42.5 से, ठीक है। फोर्टी टू पॉइंट फाइव इसका 4 टाइम्स करें 8 16, ठीक है। इसकी जो वैलेंसी है ना, वैलेंसी हमेशा होल नंबर है तो ये आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। तो वैलेंसी कितनी आ गई इसकी? 4 आ गई। इसका वैलेंसी 4 आया, आपको लाना क्या है? अरे भैया आपको क्या कैलकुलेट क्या करना है? आपको तो एटॉमिक मास लाना है। तो एटॉमिक मास कैसे लाएंगे फिर? यहाँ तक तो हो गया। एटॉमिक मास लेना है हमको, तो एटॉमिक मास के लिए क्या बता रखा है? एटॉमिक मास क्या लिखना है आपको? एटॉमिक मास लिखना है इक्विवेलेंट वेट को किससे मल्टीप्लाई करें हम? इसको मल्टीप्लाई करें हम वैलेंसी से। इक्विवेलेंट वेट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 7, वैलेंसी आ गया 4, आंसर देंगे। इसका एटॉमिक मास आता है 28 इसका एटॉमिक मास आता है। ये लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। हम आपको एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के मेथड बता रहे थे। 4 मेथड हमारे पास हो गए। इसका एक और मेथड है 5th मेथड, वो भी हम लिख लेते हैं। इसका 5th मेथड है भाई स्पेसिफिक हीट मेथड। 5th मेथड है स्पेसिफिक हीट मेथड। इस क्वेश्चन के अंदर क्या होता है? आपको स्पेसिफिक हीट दे रखा होता है, स्पेसिफिक हीट गिवन होगी और स्पेसिफिक हीट के बेसिस पर आपको पता लगाना है। स्पेसिफिक जो हीट है उसको हम लिखते हैं सीपी एंड सीवी। एक लिखा जाता है सीपी और एक लिखा जाता है सीवी। सीपी का मतलब है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, सीवी का मतलब है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये क्वेश्चन के अंदर क्या करेगा? ये क्वेश्चन के अंदर हमको सीपी और ये जो सीपी सीवी है ना भाई, सीपी एक तो होता है सीपी, एक होता है सीवी। सीपी का मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। और सीवी का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की स्पेसिफिक हीट होती है सीवी क्वेश्चन के अंदर। और ये जो सीपी सीवी है ना, ये जो सीपी सीवी है, इस सीपी सीवी के रेशियो को बोलते हैं हम गामा। तो क्वेश्चन के अंदर करता क्या है? इस गामा को बोल दिया जाता है पॉइजनस रेशियो। इस गामा को बोलते हैं पॉइजनस रेशियो, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या करता है? हमें गामा की वैल्यू देता है। गामा कहो या से बोलो सीपी अपॉन सीवी की वैल्यू देता है। तो आप ऐसा समझे इसको। जैसे क्वेश्चन के अंदर इसने क्या किया? इसने हमको सीपी अपॉन सीवी का वैल्यू दे दिया और सीपी अपॉन सीवी का वैल्यू दे दिया इसने 1.66। हमको क्वेश्चन के अंदर ये सीपी अपॉन सीवी की वैल्यू देगा, या हम ऐसा बोल सकते हैं ये क्वेश्चन के अंदर हमको गामा की वैल्यू देगा, क्योंकि गामा सीपी अपॉन सीवी होता है। ये लीजिए सीपी अपॉन सीवी तो गामा होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर या तो हमको ये गामा की वैल्यू देगा 1.66, या फिर हमको गामा की वैल्यू देगा ये 1.40, या फिर हमको गामा की वैल्यू देगा 1.30। अगर ये हमको गामा का वैल्यू 1.66 देता है तो गामा की वैल्यू देख के हम पता लगा सकते हैं ये जो गैस है उसका एटॉमिसिटी कितना है। तो अगर गामा गैस का 1.66 हो तो वो गैस होती है मोनो एटॉमिक गैस। ये लीजिए क्या होता है? मोनो एटॉमिक गैस का मतलब इस गैस की एटॉमिसिटी 1 है। फॉर एग्जांपल जैसा ना हीलियम है, आर्गन है, इन सब का एटॉमिसिटी कितना होता है? 1 होता है ना। तो इन गैसेस के लिए गामा की वैल्यू 1.66 होती है। ये डाटा आपको अभी याद कर लेना है। चलो जी, अगर हमको गामा का वैल्यू कितना देता है? 1.40 देता है, तो हम बोल देंगे ये जो गैस है ये होती है डाई एटॉमिक गैस। ये बनेगी डाई एटॉमिक गैस बनती है। मतलब इस गैस का एटॉमिसिटी कितना होगा? इस गैस का एटॉमिसिटी 2 होगा। फॉर एग्जांपल इस टाइप की गैस होती है ना O2, N2, H2, ये इन टाइप की गैसेस के लिए गामा का वैल्यू 1.40 होता है। और अगर गामा 1.30 हो गिवन है तो हम बोल देंगे ये गैस है ट्राई एटॉमिक गैस। इसका मतलब गामा का जो वैल्यू है ना, गामा का वैल्यू देख के हम क्या पता लगाएंगे? एटॉमिसिटी। तो आपको ये डाटा याद रख लेना, इससे आप एटॉमिसिटी पता लगा लेंगे। और एटॉमिसिटी जैसे आपके पास आया, आपको क्या लाना है? आपको तो एटॉमिक मास लाना है ना। तो एटॉमिसिटी से एटॉमिक मास कैसे बनाएंगे? तो अब हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एटॉमिक मास इक्वल टू, एटॉमिक मास कैसे बनाएंगे? एटॉमिक मास इक्वल टू वो जो गैस है उस गैस का जो भी हमको मोलर मास दे रखा है, उस मोलर मास को किससे डिवाइड कर देंगे? उस गैस की एटॉमिसिटी से डिवाइड कर देंगे ना, एटॉमिसिटी।
एटॉमिक मास तो क्या काम किया हमने उस गैस का जो मोलिकुलर मास है, उस मोलिकुलर मास को हमने उस गैस की एटॉमिसिटी से डिवाइड कर दी, तो हमको मिल जाएगा उस गैस का एटॉमिक मास। ये थे हमारे एटॉमिक वेट कैलकुलेट करने के मेथड्स।